में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आयुष्मान योजना के बावजूद अस्पताल पर 1.5 लाख नकद वसूली का आरोप, परिजन ने लगाई कलेक्टर से न्याय की गुहार। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नीमच में आउटसोर्स कर्मचारियों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। धामिया में चाय की दुकान तोड़ी गई, पीड़ित ने लगाई कलेक्टर से न्याय की गुहार। नीमच में पवन पाटीदार के जन्मदिन पर फूलों और माला का सैलाब, समर्थकों ने दिखाया जबरदस्त प्यार। फूलपुरा में शासकीय भूमि विवाद और मारपीट का मामला, आवेदक ने कलेक्टर से की सख्त कार्रवाई की मांग। गांधी वाटिका में सजा स्वाद और सृजन का रंगारंग मंच, कृति की बेसन व्यंजन प्रतियोगिता संपन्न। नीमच मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद के लिए पिता ने फिर दिया आवेदन, 6 साल के बेटे के हादसे के बाद दरखास्त। वन विभाग के संरक्षण प्रयास लाए रंग, 3 दिवसीय शीतकालीन सर्वे में नीमच के जंगलों में 507 गिद्ध दर्ज। महू रोड स्थित वृंद गोपेश्वर महादेव मंदिर में भव्य फाग उत्सव, राधा कृष्ण स्वरूप में सजे बच्चों ने बिखेरी छटा। क्या रोक पाएंगे पवन की गति? जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता पवन पाटीदार की। देखिए उनके जन्मदिवस पर खास खबर नीमच टुडे पर। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज के दावों के बीच नीमच में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बाटखेड़ी निवासी महिला ने आरोप लगाया कि निजी अस्पताल ने आयुष्मान से राशि लेने के बावजूद 1.5 लाख रुपए नगद वसूले और अब इलाज के बिल देने से भी इनकार कर रहे हैं। ग्राम भाटखेड़ी तहसील मनासा निवासी पूजाबाई बंजारा ने कलेक्टर को आवेदन देकर निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पति के एक्सीडेंट के बाद रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन श्रीराम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में कराया गया, जहां वे 11 दिन भर्ती रहे। पीड़िता के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार का प्रावधान होने के बावजूद अस्पताल ने 1,50,000 रुपए नगद लिए और आयुष्मान कार्ड से भी राशि निकाली। पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने मरीज का अलग से बीमा भी करवाया हुआ है, जिसकी क्लेम प्रक्रिया पूरी करने के लिए अस्पताल के इलाज संबंधी बिल और दस्तावेज जरूरी है, लेकिन जब उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से बिल मांगे तो उन्होंने साफ तौर पर देने से इनकार कर दिया गया। इस संबंध में उन्होंने 20 फरवरी को थाना नीमच कैंट में शिकायत दर्ज कराई थी। अब पीड़ित ने कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर बिल उपलब्ध कराने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि बीमा क्लेम की प्रक्रिया पूरी हो सके। भाई साहब क्या हुआ है, क्यों आए आप? डॉक्टर बिल नहीं दे रहा है। क्या काई का? कोई आप इलाज करे इसका। कहाँ से आए हैं? उसने लिया 1.5 लाख रुपया हमारे से लिया है, 3 लाख रुपया उसने इसमें आयुष्मान मेड कार्ड है। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल? श्री राम में भाई के लिए आए थे आप, काई का इलाज करवाया? ऑपरेशन कराया ना। ऑपरेशन कराया। क्या नाम है आपका? राजू। जो सरकारी अस्पताल में डाला नीमच, तो यहाँ से उन्होंने क्योंकि ऐसे इलाज नहीं होगा, बड़ा सब जनता ले जाओ, तो मैं ले गया श्री राम में, श्री राम हॉस्पिटल ले गया। तो उन्होंने कहा भाई ये इलाज तो कर दूंगा, ऐसा लगा आयुष्मान कार्ड है, तो आसमानी ने आधार कार्ड दे दिया देने के बाद में उन्होंने कहा आसमानी पे इलाज हो जाएगा। तो आसमानी के बाद में 1,10,000 तो निजी ले लिया, 50,000 आसमान पर काटा। तो मैंने यह क्यों भाई बीमो कर मिली होना को, तो बीमा वाला ने क्यों बिल लिया हो, मैं बीमा पास कर दूं 1,70,000 बीमा का मुँह दे दूं। तो आसमानी ये बिल नहीं दी रही हो डॉक्टर सर राम वाला। हाँ कई गिरो ये कह नहीं है बिल, तो बिल नहीं तो 20 तारीख कैंट थाना में रिपोर्ट करी। कैंट थाना में थानेदार ने बुलाया कि बिल क्यों नहीं दे रहा, तो आना के बोटे बुलाओ। तो मैं गया उठे अस्पताल में, तो फाटक लगा दी, मलबा नहीं दिया, मोटे नहीं मलबा दिया। हाँ, क्या नाम है पेशेंट का? पेशेंट का राजू पिता ओंकार। कहाँ से आए हैं? ये गांव पोखरदा, पंचायत भाटखेड़ी, तहसील मनासा। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट तो डूंगरपुर पास हो रहा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? मांगे तो या बिल दे दो तो मांगे बीमो पास हो जा। अभी आपने अंदर आवेदन दिया, क्या बोला? दिया सर। क्या बोला उन्होंने क्यों जांच चल रही है या बोला उन्होंने। नाम है आपका? हमारा नाम नाथू। धामिया झांझरवाड़ा गांव में जमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है। एक मजदूर द्वारा खरीदी गई भूमि को शासकीय बताते हुए प्रशासन ने उसकी चाय की दुकान हटा दी, जिसके बाद पीड़ित ने पटवारी पर अवैध धनराशि मांगने के आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। धामिया झांझरवाड़ा निवासी बादल सालवी ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने गांव में अपनी चाय की दुकान चलाने के लिए एक व्यक्ति से 5 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि संबंधित जमीन शासकीय है। बादल के अनुसार जब इस मामले में उन्होंने गांव की पटवारी अंजलि शर्मा से संपर्क किया तो पहले 20,000 रुपए अतिक्रमण भरवाने के नाम पर मांगे गए। बाद में यह राशि बढ़ाकर 60,000 रुपए करा दी गई।
बादल का कहना है कि वे मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और इतनी बड़ी रकम देना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई करते हुए उनकी जमीन पर बनी चाय की दुकान को जेसीबी से तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई के बाद वे बेरोजगार हो गए हैं और बादल ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई थी। पीड़ित ने कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। बादल सालवी और मैं गांव धामिया झांदावाड़ा में रहता हूँ। मैंने क्या है, गांव में एक जमीन खरीदी तो रोजगार लगाने के लिए, तो वो जो रोजगार लगाने के लिए जमीन खरीदी मैंने IDFC बैंक से लोन लिया 2 लाख का, और 2 लाख का गांव उसके बंदे हैं त्रिलोक चंदी रावल, उनसे 2 लाख लिया और 4 लाख 5 लाख 1 लाख और मेरे पास पड़े थे। 5 लाख में मैंने एक व्यक्ति से जमीन खरीदी और मेरे को मालूम नहीं था कि ये जमीन चरनोट की है, सरकारी है, क्योंकि वहाँ पे और भी ढाबे लगे हुए, दुकानें लगी हुई है, मकान बने हुए हैं। इस चक्कर में मैंने ये दुकान खरीद ली, ये जमीन मैंने खरीदी। उसके बाद मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि ये जमीन सरकारी और चरनोट की है, तो मैंने पटवारी मैडम से संपर्क किया। पटवारी मैडम ने बोला कि आपने ले ली है तो आप इसका अतिक्रमण भर दो। तो मैं कितना पैसा लगेगा मैडम? तो मैडम ने पहले 20,000 बताए और मैंने 20,000 की व्यवस्था कर दी। फिर उन्होंने 60,000 रुपए की बोले, जो मेरे पास पैसे नहीं थे, और मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरा एक पक्षी कार्रवाई करके मेरा ढाबा हटा दिया गया, मेरे को बेरोजगार कर दिया इनने, और दूसरे लोगों के चल रहे हैं। और धामिया में 300 बीघे, पटवारी का नाम है अंजलि शर्मा, और धामिया में 300 बीघे जमीन पे अतिक्रमण सरकारी और बड़े बड़े लोगों का है। आपने खरीदी थी, पता नहीं था? मेरे को नहीं पता था, रजिस्ट्री करवाई होगी? रजिस्ट्री नहीं करवाई मैंने, लिखा पढ़ी करते हैं, गाँव में सब लिखाई पढ़ी करते हैं। 20,000 के बाद और भी मांग करेंगे? 60,000 रुपए मांग लिए उन्होंने, कहाँ से ला के देता? मैं मजदूरी करता हूँ, आज भी मजदूरी छोड़ के आया हूँ मैं। कितनी जमीन है तो 60 बाई 100 का है। मेरा नाम बादल सालवी अभी आप क्या चाहते हैं? है, मैं न्याय चाहता हूँ। नीमच में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार का जन्मदिन धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही उनके निवास और आसपास समर्थकों और चाहने वालों का तांता लग गया, जिससे जन्मदिन का उत्सव पूरी तरह रंगीन और यादगार बन गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार का जन्मदिन इस बार नीमच में धूमधाम और अनोखे अंदाज में मनाया गया। जन्मदिन के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मालवा की वैष्णो देवी कहे जाने वाली मां भादवा के मंदिर में माथा टेका और मां भादवा माता से सेवा और जन कल्याण के मार्ग पर सदैव सही दिशा में कार्य करने की अनन्य कृपा की प्रार्थना की। सुबह से ही उनके निवास पर समर्थकों और चाहने वालों की भीड़ जुटी, जिन्होंने माला पहनाकर, मिठाइयां खिलाकर और हृदय से शुभकामनाएं देकर पवन पाटीदार को सम्मानित किया। जन्मदिन के मौके पर हर कोना फूलों और रंग बिरंगे माला से सजा हुआ था। समर्थकों ने न केवल जन्मदिन की खुशियां साझा की, बल्कि उनके नेतृत्व और सेवा के लिए आभार व्यक्त किया। दिन भर के इस उत्सव में पाटीदार ने लोगों के बीच अपनी सादगी और लोकप्रियता का भी प्रदर्शन किया। कुकरेश्वर क्षेत्र में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। फुलपोरा निवासी युवक ने राजस्व दल के सामने हमला, वाहन तोड़फोड़ और खेत की फेंसिंग नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्राम फुलपोरा तहसील मनासा निवासी रवि पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने जिला कलेक्टर को 2 अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत कर गांव के कुछ लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, तोड़फोड़ और दबंगाई के गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदन के अनुसार सर्वे नंबर 355 की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु 16 दिसंबर को कार्यालय कुकड़ेश्वर में आवेदन दिया गया था। 17 फरवरी को तहसील न्यायालय द्वारा गठित राजस्व दल मौके पर पहुंचा। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान गोविंद, मोहन सिंह, विमल, नीलेश एवं बलराम गुर्जर सहित अन्य लोगों ने विरोध करते हुए पत्थरबाजी और लाठीचार्ज किया। रवि शर्मा का कहना है कि राजस्व अधिकारियों के सामने ही उनके साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो उनके पास सुरक्षित है। आरोप है कि उनकी ओमनी वैन को खाई में धक्का दे दिया गया था, जिससे उनका भाई राहुल शर्मा मौजूद था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, वहीं उनकी मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। एक अन्य आवेदन में रवि शर्मा ने बलराम गुर्जर पर उनके निजी खेत पर तार फेंसिंग के खंभे तोड़ने, करंट छोड़ने और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। प्रार्थी ने कलेक्टर से शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट, तोड़फोड़, आपराधिक कृत्य के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फुलपुरा का मामला है सर, तो हमारे खेत के सामने जो अतिक्रमण, शासकीय भूमि का अतिक्रमण था, उसको हटाने की मांग की थी हमने तहसीलदार नायक से। तो आवेदन भी दिए थे और जिसने कब्जा कर रखा उनको नोटिस भी जारी किए थे। तो हटाने वहाँ पे आए भी थे तहसीलदार, पटवारी जी, मैडम गिरदावर साहब, सब आए भी थे। वो पुलिस प्रोटेक्शन लेके नहीं आए थे, वो 3-4 जने आए थे। तो वहाँ क्या जो विवादित थे सामने जिन्होंने कब्जा कर रखा, तो हम भी गए थे, जैसे भी हमारे जेब से लेके गए थे वहाँ पे, किसी प्रशासन ने भी दिया था जेब का पैसा वहाँ पे, हमने खुद ने बुलाई जैसे भी वहाँ पे, और जैसे गई अतिक्रमण हटाने, और सामने वाले 10-12 जन घर करने पत्थरबाजी की, हमारी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, हमारे साथ मारपीट की, पत्थरबाजी की।
हमने थाने में जाके शिकायत दर्ज करवाई, उस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, और हमें धमकी दी जा रही बार बार कि हम जान से मार डालेंगे। और हमारे खेत के खंभे तोड़े उन्होंने रात में, और खंभे तोड़ने के बाद वीडियो बनाया, उसका वीडियो हमारे पास प्रूफ पड़ा है, और वीडियो बनाने के बाद धमकी दी जा रही है। और हमारे खेत के जो तार फेंसिंग कर रखी थे हमने, उस बाबू किसकी है? जमीन है शासकीय भूमि, लेकिन हमारे और हमारे खेत के सामने शासकीय भूमि पड़ी वो, किसने कब्जा किया था? और सामने वाला गोविंद पिता कारूलाल गुजर और मोहन सिंह पिता कारूलाल गुजर, और ये दोनों, इन दोनों कब्जा है। इसके अलावा अमृतराम जी का कब्जा भी है वहाँ पे। क्या चाहते हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वो जो जमीन है ना शासकीय भूमि, विवादित जमीन है शासकीय भूमि, तो उसको हटा के और तार फेंसिंग करवा के और उपचार केंद्र बना, कोई भी सार्वजनिक स्थल बन जाए वहाँ पब्लिक अपने, जैसे कि जो मारपीट हुई, विवाद हुआ, इसमें एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई, क्या हुआ? एफआईआर दर्ज करवाई ली, वो कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या चाहते हैं? हमें सिर्फ कार्रवाई करनी है, या तो फिर उनको जेल भेजा जाए, फिर हमें जेल भेजा जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम परेशान हो गए इन चीज से। 3 साल चल रहा है विवाद। क्या नाम? राहुल शर्मा नाम मेरा, और भैया का नाम रवि शर्मा। गांधी वाटिका में मंगलवार दोपहर स्वाद सृजन और उत्साह का ऐसा संगम देखने को मिला, जब कृति की बेसन व्यंजन प्रतियोगिता में महिलाओं ने अपने हुनर, कल्पनाशीलता और आत्मविश्वास से माहौल को उत्साह और खुशबू से भर दिया। क्षेत्र की अग्रणी साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था कृति के तत्वाधान में मंगलवार को स्थानीय गांधी वाटिका में आयोजित बेसन के मीठे एवं नमकीन व्यंजनों की प्रतियोगिता उत्साह और उमंग के बीच संपन्न हुई। भरत जाजू एवं स्नेहलता जाजू की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी पाक कला का शानदार प्रदर्शन किया। मीठे व्यंजन वर्ग में प्रथम स्थान अंजलि आसवानी, द्वितीय कुसुम कला एवं तृतीय निकिता जैन रही। वहीं नमकीन व्यंजन वर्ग में प्रथम दिव्या मुच्छाल, द्वितीय निर्मला मंत्री एवं तृतीय कृति धनोटिया ने स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में किसी ने बेसन के चीले बनाए तो किसी ने कटलेट और स्प्रिंग रोल प्रस्तुत किए। वहीं कई प्रतिभागियों ने बेसन का केक, लड्डू और चक्के जैसे आकर्षक व्यंजन बनाकर निर्णायकों को प्रभावित किया। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान प्रस्तुति भी आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कृति परिवार ने आयोजन की सफलता पर सभी प्रतिभागियों और सहयोगों का आभार व्यक्त किया। नमस्कार, निमश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तन्वी लखेरा। आज हम पहुंचे हैं शहर के गांधी वाटिका। जी हाँ, जहाँ कृति संस्था द्वारा व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ आयोजनकर्ता मौजूद है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जी मैडम, आप बताइए, जो महिलाओं के लिए जो व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और किस रीजन के पीछे किया जा रहा है? इसका उद्देश्य है पाक कला को प्रोत्साहन देना, और आजकल जैसा कि बाहर से भोजन बनाने का बहुत चलन है, तो ये महिलाएं यदि अपना कोई घर पर एक उद्योग खोल ले तो घर घर भोजन भी पहुंचा सकती है, और इससे आर्थिक रूप से महिलाओं को खड़ा करना भी हमारा उद्देश्य है। जी सर, यहाँ पर महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया है। मैम आप बताइए, कौन कौन इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम आप देख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, जो यहाँ पर व्यंजन प्रतियोगिता रखी गई थी, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या था? बेसन के बने हुए व्यंजन इसका मुख्य वो था पॉइंट, और बेसन के मीठे और नमकीन दोनों प्रकार के व्यंजनों को आज इस व्यंजन प्रतियोगिता में स्थान दिया गया है। साथ महिलाएं मौजूद है, आइए मुझसे बातचीत करते हैं। जी, इस बार आपने क्या बनाया है? जी, मैंने बेसन का केक बनाया है और नाचोस बनाया है विद सालसा। आपका कैसा प्रेजेंटेशन रहा है यहाँ पर? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कुकिंग करना ऑलमोस्ट लेडीजों का होता है कि वो करती है, लेकिन जो ये आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा आयोजन है और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद है, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं कि उन्होंने क्या किया इस बार खास। जी, इस बार आपने क्या स्पेशल या डिश बनाई है? हेलो मैम, मेरा नाम गरिमा माहेश्वरी। जस्ट 2 वीक बिफोर ही मैं इंडिया शिफ्ट हुई हूँ, और कुकिंग से मेरा बहुत ही पैशन है। मेरा कुकिंग मेरा बचपन से ही पैशन रहा है, और स्पेशली घर की बनी चीज़ें जो आजकल चल रहा है ना कि बाजार से खाना, मैं बस ये चाहती हूँ कि घर की बनी चीज़ें, न्यूट्रिशियस चीज़ें, और अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा खिलाऊं। और आज मैंने कृति की व्यंजन प्रतियोगिता में लेयर्ड क्रिस्पी लेयर्ड नमक पारे सर्व किए हैं, उसी के साथ ही बेसन का हलवा सर्व किया है। आपने क्या बनाया इस बार? जी, मैंने बनाया है सूजी बॉल्स बनाई है, सूजी बेसन बॉल्स बनाई है, साथ ही क्रंची क्रिस्पी पपड़ी बनाई है मैंने, और साथ में मीठे में मैंने बर्फी बनाई है। ये थी कुछ महिलाएं, मेरे सहयोगी राजा कुरैशी के साथ तन्वी लखेरा की रिपोर्ट।
नीमच के अंबेडकर कॉलोनी निवासी नाहर ने अपने 6 वर्षीय लापता बेटे और आर्थिक तंगी को लेकर मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मांगी। नीमच में एक पिता ने अपनी आर्थिक दिक्कत और व्यक्तिगत त्रासदी को लेकर कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद की मांग की है। अंबेडकर कॉलोनी निवासी नाहर पिता मोहम्मद यामिन ने अपनी दरखास्त में बताया कि उनका जीवन गरीबी रेखा के नीचे है और वे मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। प्रार्थी ने बताया कि उनका 6 वर्षीय पुत्र हसनैन 31 अगस्त 2024 को अंबेडकर कॉलोनी की पुलिया में गिर गया था। बेटे की तलाश के बावजूद अब तक कोई पता नहीं चला, जिससे यह माना जा रहा है कि उनका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है। नाहर ने कहा कि वह गरीब परिवार से है और किराए के मकान में रहते हैं। उनका कोई और आय का साधन नहीं है। उन्होंने अब तक शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं उठाया। उन्होंने पहले दिनांक 5 नवंबर 2024 को इस संबंध में आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए नाहर ने पुनः आवेदन प्रस्तुत किया है और मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। उनका कहना है कि इस रकम से वे अपने जीवन और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। 31/8/2024 को मेरा बच्चा हसनैन गुम गया था। उसके लिए हम कलेक्टर ऑफिस आते हैं, उसके लिए सहायता राशि प्राप्त मांगनी हमने मांगी थी, तो उसके लिए अभी तक कोई भी सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई हमारे को। उसको 31/8/2024 को गया था वो। बस हम सहायता राशि मांगते, हम किराए घर में रहते हैं, तो कुछ सहायता राशि कलेक्टर साहब से मदद हो जाती तो वो सही रहता हमारे लिए। क्या कह रहे हैं आप मांग की है? तो अभी कह रहे हैं, अभी हम आवेदन देके हम वापिस आ रहे हैं। हाँ, कितनी बार दे दिया पहले आवेदन? 4-5 बार दे दिया हमने आवेदन। हर बार क्या बोलते हैं? हर बार सॉल्यूशन दे देते कि बोले जाओ अभी। मेरा नाम नारू। नीमच टुडे सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। वन विभाग के संरक्षण प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। 20 से 22 फरवरी 2026 तक चले शीतकालीन सर्वेक्षण में नीमच जिले के वन क्षेत्रों और राजस्व भागों में कुल 507 गिद्धों की उपस्थिति दर्ज की गई। जिले में 20, 21 और 22 फरवरी को आयोजित 3 दिवसीय शीतकालीन गिद्ध गणना अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें कुल 507 गिद्ध दर्ज किए गए। वन मंडलाधिकारी SK अटोदे के मार्गदर्शन एवं SDO फॉरेस्ट दर्शन अखंड के नेतृत्व में पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से गणना की गई। सर्वेक्षण में इजिप्टियन गिद्ध, व्हाइट रैम्पर्ट वल्चर और इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर प्रजातियां पाई गई। गणना सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक की गई, जिसमें केवल पेड़ों व चट्टानों पर बैठे गिद्धों को शामिल किया गया। इस अभियान में रतनगढ़ रेंजर विपुल, रामपुरा रेंजर भानु प्रताप सिंह सोलंकी, डॉक्टर साधना सेवक डॉक्टर लखन यादव, डॉक्टर सुषमा सोलंकी सहित निकिता यादव, अनमोल यादव, इंद्रजीत सिंह, प्रिंस शर्मा, हर्ष चौहान, अंजलि शर्मा, भाग्यश्री पवार, अक्षय यति, विवेक शर्मा, प्रहलाद भील, विकास मेघवाल व अभिषेक भट्ट ने सक्रिय सहभागिता निभाई। नीमच के महू रोड स्थित वृंद गोपेश्वर महादेव मंदिर में वृंदावन कॉलोनी की महिलाओं द्वारा भव्य फाग उत्सव श्रद्धा उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। राधा कृष्ण स्वरूप में सजे बच्चों की रास लीला, पुष्प वर्षा और गुलाल ने पूरा परिसर भक्तिमय हो उठा। महू रोड स्थित वृंदावन कॉलोनी के प्राचीन एवं आस्था के केंद्र वृंद गोपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में कॉलोनी की रहवासी बहनों द्वारा भव्य फाग उत्सव बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। उत्सव के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने राधा कृष्ण का स्वरूप धारण कर मनमोहक रासलीला प्रस्तुत की। इस अवसर पर महिलाओं ने राधा कृष्ण पर पुष्प वर्षा की तथा रंग बिरंगे गुलाल उड़ाकर फाग उत्सव को पारंपरिक और भव्य रूप दिया। कार्यक्रम में बहनों द्वारा मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिससे वातावरण भक्तिमय हो उठा। भगवान गोपेश्वर महादेव का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसमें खुशी सालवी एवं गरिमा राठौर ने विशेष भूमिका निभाई। इस अवसर पर वृंद गोपेश्वर कल्याण समिति द्वारा राधा कृष्ण स्वरूप में आए सभी बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। आयोजन में कुशाल कुंवर देवड़ा, अंजलि मालविया, संजू कुंवर चौहान, भावना राठौर, अनीता सालवी, प्रमिला जैन, शीतल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। नमस्कार दर्शकों, नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। हमारे बीच है भाजपा के
एक ऐसे नेता जिसकी शुरुआत जमीन से हुई और वे शिखर पर पहुंचे। जी हाँ, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री पवन पाटीदार जी। पाटीदार जी, आपका हमारा खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले जब हमने देखा था कि पवन पाटीदार का एक गांव, छोटे से गांव से निकलकर भोपाल के सियासत गलियारों तक आप पहुंचे, तो इतना लंबा सफर आपने कैसे तय किया? सबसे पहले राकेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्यक्रम के लिए भी और मुझे आपके दर्शकों से रूबरू करवाने के लिए भी। और जहाँ तक छोटे गांव का प्रश्न है, एक साधारण कार्यकर्ता का प्रश्न है, तो पवन तो सच में आज भी वही है। हो सकता है कि कोई जिम्मेदारी, दायित्व जिसे हम कहते हैं, पार्टी ने कोई काम दिया है, पर मैं वही हूँ, वही था, और ईश्वर मुझे वैसा ही रखे, ऐसा मैं आशीर्वाद भगवान से मांगता हूँ। क्योंकि कार्यकर्ता भूमिका पहले, उसके बाद में अगर कोई जिम्मेदारी है तो उसका निर्वहन उतनी ही तन्मयता से करे, उस भाव को सदैव मेरे अंदर जिंदा रखे। इसलिए छोटा गांव बड़ी जिम्मेदारी शायद ये देखने में हो सकता है, पर हम वही है, वही रहना चाहता हूँ। जी जी, पहले आपका एक छोटा दायरा था गांव का, फिर उसके बाद नीमच जिले का दायरा आया, अब प्रदेश का दायरा आया। तो पूरे प्रदेश में आपने देखा कि कम से कम आधा एमपी तो नाप लिया, कई जिलों में आप गए। क्या अंतर पाते हैं छोटे स्तर से लेके प्रदेश स्तर की राजनीति में आप? अगर हम अंतर की बात करें तो ये बड़ा अंतर हो सकता है। हर क्षेत्र का अपना अपना एक स्वभाव है, हर कार्यकर्ता का अपना अपना एक स्वभाव है, पर एक चीज कॉमन है भारतीय जनता पार्टी में कि हर व्यक्ति एक भावनाओं के साथ में, एक विचार के साथ में और पार्टी के प्रति समर्पण भाव के साथ में, देश के लिए कुछ करने की एक उत्कंठा मन के अंदर है, उसके साथ में काम करने के भाव प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता या उस वैचारिक विचार से जुड़े हुए व्यक्ति के अंदर है। ये तो समान है। अंतर इतना आता है कि हर क्षेत्र का अपना अपना एक राजनीतिक स्वभाव है, और दायित्व में अंतर ये आता है कि कहीं न कहीं परिवार बड़ा है तो अपेक्षाएं भी उतनी बड़ी होती है, फिर अपनी भूमिका बदलती है, तो उस भूमिका में कुछ अपने आप को भी उस तरीके से बदलना पड़ता है, चाहे वो परिश्रम बढ़ जाता है, समय ज्यादा देना पड़ता है, लोगों को स्नेह देना पड़ता है, हर प्रकार के लोगों को समझकर, उनको गले लगाकर, उनके भाव को समझकर उस अनुसार काम करने का प्रयास करना। कैसे दिन की शुरुआत कैसे होती है आपके? दिन की शुरुआत तो जैसे पहले था वैसे ही आज भी हूँ। कितने बजे घर से निकल जाते हैं? घर से तो मैं लगभग 9:30-10 बजे निकलता हूँ, पर सुबह का उठने के साथ में व्यायाम करना, और अगर जा पाऊँ और अनुकूलता रहती है तो कभी शाखा चले जाऊं, या कुल मिला के कुछ व्यायाम हो जाना सुबह। तो लोगों का आना तो सुबह से शुरू हो जाता होगा? लगभग ऐसा है कि 9:30-10 बजे से 9-10 बजे के लगभग से लोग आते हैं, क्योंकि कार्यालयों का खुलना, विभागों का खुलना, और ये लोग भी समझते हैं कि किस समय के बाद में जो फोन का लगाना भी उपयुक्त रहता है, अगर कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है तो मोटा मोटा 10-1 बजे से। अच्छा, ये आप संगठन में ज्यादा टाइम दिया आपने, और सत्ता भी भाजपा की है, तो ऐसे में सत्ता के लिए लोग आते हैं या संगठन के लोग ज्यादा आते हैं, क्या कहते? संगठन के कार्यकर्ता संगठन के व्यक्ति के पास ज्यादा आते हैं कि अगर हम पार्टी के अध्यक्ष रहा, मैं जिला अध्यक्ष रहा, या फिर अभी मैं भूमिका में, तो स्वाभाविक पार्टी का कार्यकर्ता ज्यादा आता है। आम लोग भी आते हैं, क्योंकि चूंकि हम पार्टी सरकार में है, हम सरकार का ही एक अंग है, तो आम लोग भी आते हैं, पर कार्यकर्ता के साथ में आम लोग आते हैं। अगर किसी का काम है तो सामान्य कार्यकर्ता के साथ आते हैं, सीधे भी आते हैं, लगभग सभी प्रकार के लोग आते हैं, पर संगठन की भूमिका में कार्यकर्ता ज्यादा उम्मीद रखकर किसी भी विषय को लेकर आता है। जी, आपने भोपाल में बिना किसी शोर शराबे के पदभार ग्रहण कर लिया और डायरेक्ट काम शुरू कर दिया, जबकि जो दूसरे मोर्चे के अध्यक्ष बने उन्होंने लाव लश्कर के साथ वहां कार्यक्रम किया, और आपने बिल्कुल सहजता से जाके सीधे वर्किंग शुरू कर दी। तो इसके पीछे क्या प्लानिंग क्या थी? ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, जिसने किया उसने भी अच्छा किया। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आपके समर्थक भी, और प्रदेश में भी कई लोग चाह रहे थे पवन जी का अच्छा पदभार ग्रहण समारोह होगा, सारी चीज होगी, वैसा कुछ नहीं हो पाया। थोड़ा मेरे मन के अंदर ये था कि बहुत दूर से कार्यकर्ता आता है, गाड़ी घोड़े लेकर आएगा, उसकी जो
एनर्जी है वो वहां लगने की बजाय हमारे मन के अंदर अब ये भाव है कि उस एनर्जी को जब कोई बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे, मोर्चे का कोई पार्टी का कार्यक्रम आएगा, तो उस ऊर्जा को वहां लगाएंगे। दूसरा, जिले के अंदर उसकी ऊर्जा लगे जहाँ उसके काम की आवश्यकता है। तो ऐसा सब कुछ। एक बीजेपी में दो नई शुरुआत हमने देखी। एक तो आपने सबसे पहले ये देखा कि आपने बिना किसी शोर शराबे के दौरे शुरू कर दिए और अपना दायित्व संभाल लिया। दूसरा, आपने बुके और मालाओं को बंद करके सीधे किताबें ले रहे हैं, वो क्या कंसेप्ट है? दोनों कॉन्सेप्ट के पीछे हम किसी भी प्रकार की स्थायित्व चाहता हूँ मैं कि कार्यकर्ता है उसकी ऊर्जा भी वहां लगे जहाँ पार्टी को आवश्यकता है और काम में लगे पार्टी के, बजाय इसके कि वो बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से। तो एक तो ये, और बुके वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा मन में इसलिए आता है, ऐसा नहीं कि किसी के बुके का सम्मान नहीं, बुके का भी सम्मान है। कोई फूल उगाने वाला अगर किसान है तो उसके भी फूल बिकने चाहिए, क्योंकि वो फूल से बुके बनती है, मालाएं बनती है, उसका भी अपना सम्मान है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बुके की बजाय जब बुक आती है तो बुक की खुशबू लंबे समय तक रहती है, वो कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों को और हमको भी बहुत कुछ सिखाती है और बहुत सारी इतिहास से भी हमको परिचित करती है। तो बुक का एक स्थायित्व है जो स्थायी खुशबू को छोड़ता है, बुके की और फूल की खुशबू कुछ समय के लिए। भाजपा जिला अध्यक्ष पद से हटने के बाद, आपका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नीमच में यह चर्चा थी कि पवन पाटीदार हाशिए पे चले गए, अब उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो गया और वे शायद ही वापस ही आएंगे। लेकिन जो धमाका आपने किया उससे आपके विरोधी चारों कोने चित हो गए। ये किस तरह से प्लानिंग बनी कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नीमच से उठाकर एक युवा को प्रदेश में बिठा दिया जाएगा और ये कमल पवन पाटीदार ने कर दिया? विरोधी मतलब कांग्रेस के लोगों को निश्चित रूप से झटका, भाजपा में भी लगा। भाजपा में भी आपके अति प्रिय और प्रिय सभी तरह के लोग हैं। भाजपा में मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे बनने पर भाजपा के लगभग सभी नए पुराने सीनियर हमारे साथ के समकक्ष सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह था और सभी ने कहीं उस समय बधाई भी दी, स्नेह के साथ गले भी लगाया और हम सभी मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाजपा के अंदर तो इस बात को लेकर खुशी थी कि बहुत लंबे समय के बाद नीमच जिले को कहीं कोई जिम्मेदारी मिली है। तो पार्टी कार्यकर्ताओं में तो लॉबिंग कैसे हुई पिछड़ा वर्ग मोर्चा में आए प्रदेश अध्यक्ष बनने की? सभी भाजपा में लॉबिंग होती नहीं है और कोई भाजपा में सोच लेगा लॉबिंग करूंगा या ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वो जो लॉबिंग करने की एनर्जी है अगर वो सकारात्मक दिशा में लगा लेगा कि कैसे मुझे जो भूमिका दी है वो बहुत ढंग से हो जाए। जैसे आज मुझे मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है और मैंने आज अगर सोचा कि मैं किसी नई चीज की लॉबिंग करूँ तो मैं फेल हो जाऊंगा, और अगर मुझे काम दिया और मैंने उस काम को ठीक से करने के लिए पूरी एनर्जी लगाई, कैसे हो सकता है, कैसे ठीक से कार्यकारिणी नीचे तक गठन हो सकता है, फिर गठन के बाद कैसे कार्यकारिणी किस स्वरूप में अच्छा काम कर सकती है, तो वो खुशबू 10 गुना मल्टीप्लाई होती है। और हम सिर्फ हमारी ऊर्जा इसलिए लगा दें कि मुझे कुछ बनना है आगे और लॉबिंग करना, तो वो लॉबिंग से अच्छी ये लॉबिंग है कि जो काम किया उसको ताकत से कर देंगे, तो वही हमारे यहाँ पे लॉबिंग है। जी जी, कहते हैं राजनीति में एक गॉडफादर होता है और वो अपने लोगों को आगे बढ़ाता है। कांग्रेस में तो पट्टावाद है, ये सबके अपने अपने पट्टे हैं, लेकिन भाजपा में नहीं है। लेकिन कहते हैं कि भाजपा में भी है, कहीं ना कहीं गॉडफादर हैं, वो अदृश्य रहते हैं लेकिन अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। आपके भी है कोई गॉडफादर जो है लेकिन दिखते नहीं है? देखिए, हमारा गॉडफादर तो एक ही है जिसके लिए हमको काम करना है और जिसको हमको परम वैभव पर ले जाना है, वो गॉडफादर है हमारा भगवा। जिस भगवा को हमको देश ही नहीं दुनिया के अंदर लहराना है, तो यहाँ एकमात्र गॉडफादर है और उसी के लिए हम काम करते हैं और उसी का मान सम्मान के लिए हम काम करते हैं, वो है हमारा भगवा ध्वज। जी जी, आप पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने और पिछड़ा वर्ग को लेकर 27% आरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है। इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का कम से कम भाजपा शासन में रहते हुए जो आरक्षण लंबे समय से पेंडिंग है, अभी 14% मिल रहा है, 27% मिले, आप इसके पक्षधर हैं? आरक्षण मिलना चाहिए और जो भी कहीं पीछे छूटा हुआ व्यक्ति है, जो भी कहीं आज गरीब है, जिसको कहीं कहीं सरकार शासन की योजनाओं के माध्यम से, सरकार के आरक्षण के माध्यम से उसके जीवन में कोई परिवर्तन आना चाहिए, उसको आरक्षण का लाभ मिलना ही चाहिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है कि ओबीसी को लेकर, तो भाजपा ओबीसी को लेकर सदैव से चिंतित रही है और ओबीसी को ही लेकर नहीं, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, एक गरीब व्यक्ति के उत्थान को लेकर भाजपा सदैव चिंतित रही है। और हम जहाँ तक ओबीसी की बात करें
तो ओबीसी आयोग का बनना, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, तो संवैधानिक दर्जा देकर अगर किसी ने सक्षम अगर ओबीसी आयोग को बनाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाया है कि हम क्या ओबीसी वर्ग के लिए अलग से बजट निकालकर, अलग से प्रावधान कर और आयोग बनाकर और उस वर्ग की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूर्ण कर सकते, तो वो चिंता भी किसी ने करने का काम किया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और जहां तक 27% आरक्षण की बात है तो उसको लेकर विषय चूंकि कोर्ट में है, विषय जटिल है, विषय कानूनों में उलझा हुआ है, इसलिए बहुत आसान उसका कोई सीधा जवाब अभी नहीं हो सकता। पर पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं और उसे कर रही है। पवन पाटीदार का आने वाला भविष्य क्या है? चुनावी राजनीति का वर्ष शुरू होने वाला है, नगरीय निकाय से लेकर लोकसभा तक चुनाव रहेंगे, नीमच विधानसभा की आपकी दावेदारी रही है, तो आने वाले समय में पवन पाटीदार को कहाँ देखा जाएगा? पहले तो हमारे यहाँ दावेदारी नहीं होती सीधी, हमारे यहाँ काम करते हैं, काम के आधार पर उस पर विचार होता है। तो ये बात सही है कि कहीं कहीं ऐसा लगता था कि हाँ ये विचार अपने लिए भी हुआ है या कहीं कहीं कोई चर्चा अपने से हुई तो वो लगा। पर आज पवन पाटीदार के काम की हम बात करें तो आज पवन पाटीदार का एकमात्र काम है कि अगर मोर्चे का काम मिला है तो इस मध्य प्रदेश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी हर क्या रोड मैप बना रहे आप ओबीसी मोर्चा को मजबूत करने के लिए प्रदेश में? पूरे प्रदेश में हम पहले तो उन बूथों को, उन मंडलों को, उन विधानसभाओं को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं कि जहाँ पर कहीं कहीं हम लोग आज भी या तो चुनाव हारते हैं या फिर हारते जीतते हैं, तो हम पहले उन पर काम करने की और उन पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। और अगर हारते हैं और कहीं ओबीसी वर्ग, ओबीसी की कोई जाति वहां पर किसी भी कारण से हमसे उतनी ज्यादा संतुष्ट नहीं है, हमारे विचार से उतनी ज्यादा सहमत नहीं है, तो क्यों नहीं है उस पर काम करना और कैसे होगी उस पर काम करना। तो हमारा फोकस जहाँ पर अभी हम आज भी वैसे हम 80-90% घरों तक और झोपड़ी झोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी तक विचार और भाजपा है, पर जहाँ फिर भी आवश्यकता है वो कैसे हो सकता है उस रोड मैप पर काम करेंगे। जी। अच्छा, देखा गया कि ओबीसी वर्ग में भी कि जो संपन्न वर्ग है वो तो भाजपा से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ओबीसी वर्ग में जो निम्न स्तर पे गरीबी वाला वर्ग है वो आज भी कांग्रेस के साथ है, वो भाजपा उसको जोड़ नहीं पा रही है। वैसे मुझे ऐसा लगता है एक समय था जब ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इतनी तेजी से संचार के माध्यम नहीं थे, इतनी तेज प्रचार के माध्यम नहीं थे, पर आज जैसे जैसे माध्यम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, नई पीढ़ी जागरूक हो रही है, नई पीढ़ी हर चीज को देख रही है कि कौन क्या करना चाहता है, कौन सी सरकारें किस बात को लेकर चिंतित है, कौन सी सरकारें जो सिर्फ बातें करती है, वोट लेती है, वोट लेने के बाद में सिर्फ नोट लेती है, और कौन ऐसे लोग हैं जो वोट लेने आते हैं, वोट भी लेते हैं और सरकार भी हम ही से चलवाते हैं। जनता के द्वारा सरकार और जनता के द्वारा ही सरकार को चलाना, योजनाएं भी सरकार जनताओं के बीच में से ही क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है जनता के लिए, तो वो बातें समझती है। इसलिए ऐसा कोई वर्ग नहीं जो हमसे छूटा है। पर फिर भी जो आपका प्रश्न है कि कहीं कोई वर्ग छूटा है, तो वो मैंने मेरा पिछले आपके प्रश्न में कहा कि हम इस बात की चिंता निश्चित रूप से करेंगे कि आज भी कहाँ पर असहमति है, कहाँ पर विचार के प्रति लोगों में कहाँ कोई भ्रम है, क्योंकि भ्रम फैलाने वाले लोग अपना काम लगातार करते हैं, तो उस पर भी ओबीसी मोर्चा काम करेगा। जी। कल आपका जन्मदिन है, नीमच में उत्सव की तैयारी चल रही है, पवन उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे? पवन उत्सव नहीं है, जन्मदिन रहता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता और सब लोग हम इतने लंबे समय से एक दूसरे के साथ हम काम कर रहे हैं, मित्र हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ताओं में खुशी तो रहती है। अपने परिवार में किसी का जन्मदिन रहता है, अपने भाई का, मित्र का, बेटे का, बेटी का, माँ का, पिता का, तो हम में एक उत्साह रहती है, हम उस कार्यक्रम और उस उत्साह के साथ में उस अवसर को बनाते हैं। तो जन्मदिन भी सब मित्र साथियों का, स्नेह जनों का स्नेह पाने का भी अवसर रहता है, सबके साथ में एक एकत्रीकरण का भी अवसर रहता है, तो वो उत्साह है नीचे रहता है। देखा गया कि नीमच में पवन पाटीदार की एक अलग ही लॉबी है, युवाओं की लॉबी। जब आप जिला अध्यक्ष थे तब आपने अलग हटके अपना एक नेटवर्क खड़ा किया और इससे नीमच के तीनों विधायक कहीं ना कहीं आपसे नाराज भी रहे, क्योंकि पवन पाटीदार ने एक अपनी अलग राह बनाई विधायकों से हटके, और इसी दौरान कहीं ना कहीं विधायकों से भी खटपट चली आपकी। मतलब कहीं ना कहीं आपकी एक राह अलग ही थी, आप अपनी लाइन बड़ी कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों को भी दिक्कत हुई थी, उस पर क्या कहेंगे आप? खटपट तो किसी से नहीं चली, क्योंकि बड़ा परिवार है तो बाहर से देखने वालों को ऐसा लगता है
क्योंकि अपना अपना तरीका काम करने का होता है, अपना अपना सोच होता है, अपना अपना मत होता है, परंतु हम लोग एक डायरेक्शन में काम करते हैं। जितना उत्साह से और जितना साथ शायद हम सब लोगों ने काम किया है, सभी मैंने जिलाध्यक्ष के दौरान विधायक गण ने, सांसद गण ने, और बहुत आनंद के साथ काम किया साहब। वो जो आनंद के पल है ना, वो शायद बहुत बार बाहर शेयर नहीं हो पाते। हमने जैसे में आप कोई बोलता है हम गाना गाते, तो हम लोगों ने साथ में गाने भी गाए। हम लोगों ने उस चीज को पार्टी का काम करते करते परिवार भाव को भी हम सब लोगों ने एंजॉय किया है। पर बाहर इसलिए भी राजनीति की तरफ देखने की दृष्टि एकदम से किसी व्यक्ति की वही रहती है, इसलिए वो खटपट दिखती है, पर कहीं कोई खटपट नहीं है। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार से आपके मतभेद हम अक्सर सामने आते रहे और यह मीडिया में भी चलता रहा और देखते भी रहे। अब क्या स्थिति है? मतलब अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीमच की राजनीति से दूर हो गए पवन पाटीदार, भोपाल की राजनीति करेंगे, नीमच की राजनीति में दखल नहीं देंगे। नहीं, दखल का सवाल नहीं है, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। पहले मैं जिलाध्यक्ष था, मैं यहाँ की भूमिका में ज्यादा काम करता था, मैं वहाँ भूमिका में काम करूंगा। ये तो पार्टी की अपनी लाइन है। और जहाँ तक आप मानिए दिलीप जी की बात कर रहे हैं, वो मेरे लिए सदैव बहुत आदरणीय रहे हैं। और मैं एक और बात बताऊं, मैं जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बना, उसकी घोषणा के शायद मुश्किल से आधे घंटे बाद ही मैंने सबसे पहले अगर किसी के निवास पर जाकर आशीर्वाद लिया, तो वो भी माननीय दिलीप सिंह जी परिहार के ही लिया। और कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं रही। मैंने जैसा आपसे कहा कि हम जो काम करते हैं रोज करते हैं, रोज काम करने वाला आदमी का बहुत बार एक दूसरे के साथ सोच के बहुत बार छोटे बड़े अंतर दिखते हैं, पर ऐसा कभी नहीं रहा। वो सदैव आदरणीय थे, आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। उन सब ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत स्नेह भी प्राप्त किया है। इसलिए जो राजनीति में दिखता है उसी को हम लोग बहुत बार मान लेते हैं कि ऐसा है। आप जावर के गांव मांडा से आते हैं, राजनीति पहले नीमच में की, अब भोपाल में की, तो विधानसभा लड़ने के लिए जावर चुनेंगे कि नीमच चुनेंगे? हमको चुनने का अधिकार ही नहीं। जो भी चुनती पार्टी चुनती, काम भी पार्टी देती है। आप 2-3 विधानसभाएं जरूर चुनवा दोगे आप बैठ के। नहीं, फिर भी आपने तय तो कर रखा होगा, चूंकि नीमच से तो आपकी दावेदारी हमेशा रही है और देखा भी है। फिर भी एक मन तो बनाया होगा कि कहीं ना कहीं, देखिए राजनीति में रहते हैं तो चुनावी समर पे तो उतरना ही पड़ेगा, और पार्टी अगर अवसर देगी तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? अब उतरना ही पड़ेगा, वो तो वो होता है जब हम तय करेंगे। जब हम तय नहीं करेंगे, तय पार्टी करेगी। तो उतारेगी नहीं उतारेगी, क्या सोचेगी, कहाँ से सोचेगी, ये सब पार्टी और वरिष्ठ नेतृत्व का लुकआउट है। इसलिए उस पर हम ज्यादा न कुछ कह सकते हैं, न कहना चाहिए। एक अच्छे कार्यकर्ता की भूमिका में काम करना चाहिए। जब पार्टी अपने पर विश्वास करे तो उस विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। जी। अभी वर्तमान में मोहन सरकार की क्या स्थिति है और किस तरह से काम कर रही है, आप क्या कहेंगे? मोहन सरकार का एक जो डायरेक्शन है, जो हम सदैव मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और सरकार उस लाइन पर चलती है कि विकास दोनों तरह के आवश्यक है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना भी जरूरी है, स्कूल बनना भी आवश्यक है, अच्छे चिकित्सालय अस्पताल बनना भी आवश्यक है, उसमें अच्छी सुविधाएं भी होना आवश्यक है। परंतु साथ ही साथ में हमारे स्व के भाव को जागृत करते हुए उस पर काम करने की आवश्यकता है, उस पर स्वाभिमान करने की आवश्यकता है। और उस दोनों दिशा में मोदी सरकार, माननीय मोहन यादव जी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। जब हम हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति करते हैं तो हम अपने स्व के भाव पर गर्व करते हैं, हमें गर्व होता है। और जब हम विद्यालयों के नाम टंटिया भील के नाम से रखते हैं, और जब हम उस दिशा में बढ़ते हैं, तो वो, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या अच्छे हवाई अड्डों से और अच्छे स्टेशनों से ही नहीं चलेगा। और उस पर तो निश्चित रूप से भाजपा ने जितना काम किया है उतना इतिहास में नहीं हुआ है। जितने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, अच्छे स्कूल देने का काम किया, आज 5 लाख रुपए का कार्ड हर गरीब व्यक्ति के जेब में है, अच्छे अस्पताल देने का काम किया। लेकिन जहाँ पर स्कूल की बात चली है, तो ये हमारा नीमच की विडंबना है कि नीमच में सीएम राइज के लिए जमीन नहीं मिल रही है। सीएम राइज स्कूल बन नहीं पा रहा है। विधानसभा में भी प्रश्न लगा तो शिक्षा मंत्री ने यह जवाब दिया कि इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है और समय सीमा नहीं बता सकते कहाँ बनेगा सीएम राइज स्कूल। तो ये बड़ा मनासा में बन गया, जावर में बन गया, लेकिन नीमच में सीएम राइज स्कूल नहीं बन पा रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में आया? देखिए, संज्ञान में सीधे, चूंकि हम सरकारी या उस बैठकों में तो हम लोग नहीं रहते हैं कि हम सीधे उसकी चर्चा में रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर जहाँ तक सीएम राइज स्कूल की बात है,
बहुत जल्दी बनेगा, अच्छे स्थान पर बनेगा, उपयुक्त जगह बनेगा, जहाँ से ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए वो ठीक अप्रोच में रहे। तो कोई भी काम हमारी सरकार में निश्चित बहुत बार कोई निर्णय 19-20 लेट हो सकते हैं, पर लेट भी समाज के हित के लिए है कि कहाँ ज्यादा ठीक रहेगा, उस निर्णय के कारण लेट हो सकता है, पर सोच कभी भी सकारात्मक और समाज के हित के लिए होती है। तो बहुत जल्दी अच्छा स्कूल बनेगा, अच्छे स्थान में चयन होगा। लंबे समय से पिछड़ा वर्ग आयोग में नियुक्ति नहीं हो पाई है, कई निगम मंडल वो है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो विषय वरिष्ठ नेतृत्व का है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मुझे कहना चाहिए। जी जी, चलिए एक हमारा ऑप्शन वाला कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप कुछ ऑप्शन देंगे लास्ट में, उसमें आपको एक जवाब देना पड़ेगा। आपके राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, नरेंद्र मोदी, मोहन यादव या अन्य कोई? भगवा ध्वज। भगवा ध्वज आपका? अच्छा। सेकंड के आपका राजनीतिक दुश्मन आप किसे मानते हैं, दिलीप सिंह परियार, माधव मौरू या ओम प्रकाश सकलेचा? जो भी देश विरोधी शक्तियां हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व नीमच में किससे, दिलीप सिंह परियार से या सज्जन सिंह चौहान से? कांग्रेस से। कांग्रेस। एक और लास्ट क्वेश्चन ये कि आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, चुनावी राजनीति में उतरना या संगठन के लिए कार्य करना? किसी भी भूमिका में काम करें, जो पार्टी का सोच है देश पहले दल बाद में, उस भूमिका में काम करना है। ठीक। तो आप थे पवन पाटीदार जी, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में रूबरू हुए। अगली बार फिर मिलाएंगे किसी और हस्ती से। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आयुष्मान योजना के बावजूद अस्पताल पर 1.5 लाख नकद वसूली का आरोप, परिजन ने लगाई कलेक्टर से न्याय की गुहार। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर नीमच में आउटसोर्स कर्मचारियों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। धामिया में चाय की दुकान तोड़ी गई, पीड़ित ने लगाई कलेक्टर से न्याय की गुहार। नीमच में पवन पाटीदार के जन्मदिन पर फूलों और माला का सैलाब, समर्थकों ने दिखाया जबरदस्त प्यार। फूलपुरा में शासकीय भूमि विवाद और मारपीट का मामला, आवेदक ने कलेक्टर से की सख्त कार्रवाई की मांग। गांधी वाटिका में सजा स्वाद और सृजन का रंगारंग मंच, कृति की बेसन व्यंजन प्रतियोगिता संपन्न। नीमच मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद के लिए पिता ने फिर दिया आवेदन, 6 साल के बेटे के हादसे के बाद दरखास्त। वन विभाग के संरक्षण प्रयास लाए रंग, 3 दिवसीय शीतकालीन सर्वे में नीमच के जंगलों में 507 गिद्ध दर्ज। महू रोड स्थित वृंद गोपेश्वर महादेव मंदिर में भव्य फाग उत्सव, राधा कृष्ण स्वरूप में सजे बच्चों ने बिखेरी छटा। क्या रोक पाएंगे पवन की गति? जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा नेता पवन पाटीदार की। देखिए उनके जन्मदिवस पर खास खबर नीमच टुडे पर। तो इजाजत दीजिए तन्वी लखेरा पर, आप देखते रहें नीमच टुडे न्यूज।